गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इसका आंसर आ गया था आप लोगों का? आंसर नोट कर लीजिए। रिंग के केस में दिस विल बी जीरो, मतलब आप इसको इनिशियल वेलोसिटी और ओमेगा से अगर आप छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद जाकर ये रुक जाएगा। ये आया आपका आंसर, रिंग वाला केस। एंड इन दिस केस जिसमें आपने सिर्फ इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इसमें फाइनल वेलोसिटी जो इसकी आएगी दैट विल बी 5/7 v0। मैच कर लीजिए। कोई डाउट हो तो बताइए। दिस वॉज द आंसर फॉर द होमवर्क क्वेश्चंस। कुछ पूछना है आपको, किसी को भी? नहीं? चलिए। So next important topic is in rotation is toppling. नाम लिखिए, toppling. Toppling. Now, Saf, what is toppling? Suppose this is a box. ठीक है, ये बॉक्स है अपना। ठीक है, जिसकी हाइट h दे रखी है और जिसका विड्थ b दे रखा है, या कार्डबोर्ड है ऐसा रखा हुआ सीधा। ठीक है बेटा। नाउ व्हाट डू यू डू आफ्टर सम टाइम? वी अप्लाई अ फोर्स यहां पर। वी अप्लाई अ फोर्स हेयर। अब ध्यान से अब मेरी बात सुनना। ठीक है, पेन नीचे रखकर। जिस समय आप इसको लगाओगे, व्हाट विल बी योर फ्री बॉडी डायग्राम? ठीक, क्लियर है ये चीज? नाउ जस्ट t इक्वल्स टू 0 के जस्ट बाद, t इज इक्वल्स टू 0 प्लस, मतलब जस्ट बाद। देखेंगे ध्यान से। आपको नहीं लगता है कि जब आप किसी चीज को यहां पर धक्का देते हो तो ये यहां से उठना शुरू होता है, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा और ऐसा हो जाएगा। समझ में आता है ये? ना, थोड़े टाइम बाद व्हाट विल हैपन? थोड़े टाइम बाद व्हाट विल हैपन? ये जो है पूरा का पूरा इस तरीके से घूमने के लिए रेडी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप इनिशियली फोर्स लगाओ, ठीक है, अगर फोर्स सफिशिएंट है तो ये इसको जस्ट घुमा देगा। इसको क्या बुलाते हैं हम? जस्ट घुमा दे देगा और गिरा देगा, तो दैट इज कॉल्ड टॉपलिंग। ठीक है। नाउ टॉपलिंग का जिस समय वो पूरा घूमेगा, ध्यान से देखना, जिस समय पर पूरा घूमेगा, ये जो बॉडी होगा जमीन से बस और बस इसी पॉइंट पर कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, अभी तो पूरा कांटेक्ट में है। थोड़ा जब उठेगा, हल्का जब उठेगा तो थोड़ा कांटेक्ट में रहेगा,
और थोड़ा उठेगा तो और थोड़ा कांटेक्ट में रहेगा, और जब गिरने का समय आएगा, जब घूमने का समय आएगा, तो ये जो बॉडी है रोड के अबाउट या फिर जमीन के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा। ये समझ में आता आपको? ये बताइए, इसमें कुछ पूछना है? तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब ये पूरा कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर होगा, जब ये थोड़ा कम कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? थोड़ा साइडवेज शिफ्ट होगा। और इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? कोने में होगा। समझ आई ये चीज? ये बताओ, डिड यू गेट इट? समझ आ गया तो डायग्राम नोट कर लीजिए, और क्या लिखना है वो मैं आपको लिख देता हूं। हो जाए तो बता दीजिएगा। टॉपलिंग का मतलब समझ में आ गया सभी को? टॉपलिंग होता क्या है? जब इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा रोटेट करना, जस्ट रोटेट करना शुरू कर देगा, तो उसको हम बुलाएंगे टॉपलिंग। ठीक है ना? अब ये टेढ़ा वेढ़ा फिगर तो हम बनाएंगे नहीं, है ना? टेढ़ा फिगर तो हम बनाएंगे नहीं। तो कैसे टॉपलिंग को हम समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। फोर्स mg लग रहा होगा, ठीक है? जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कहीं होगा ना? थोड़ी देर बाद
जब आप इसके ऊपर फोर्स थोड़ा और बढ़ाओ, फोर्स थोड़ा सा और बढ़ाओ, when you increase this a little more, तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, कोने में। और अभी हमने क्या सीखा, जब नॉर्मल रिएक्शन, जब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो ये क्या होगा, घूमना शुरू करेगा। तो जो घूमेगा दैट विल बी नोन एज व्हाट, टॉपलिंग। तो दिस विल बी योर FBD डायग्राम फॉर टॉपलिंग। दिस विल बी योर FBD डायग्राम फॉर टॉपलिंग। ठीक है। नाउ इफ वी अंडरस्टैंड दिस, वी कैन इजिली राइट, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप चाहो तो टॉर्क लिख सकते हो। ठीक है। ठीक ना। एक इंपॉर्टेंट बात और क्या हो गई कि चूंकि सरफेस के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, सरफेस अगर स्मूथ हुआ तो ये तो तुरंत क्या होगा, स्लिप कर जाएगा। तो जब भी हम टॉपलिंग का केस पढ़ते हैं तो वी अज्यूम दैट कि सरफेस कैसा है, रफ। और सरफेस अगर रफ हो गया तो यहां पर एक और फोर्स बनेगा, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा बट आपने पूछा नहीं, तो मैं तो इसी तरीके से पढ़ाता हूं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। ठीक है ना। ध्यान ये रखना है कि फ्रिक्शन को, देखो एक बात ध्यान ये रखना, जब ये टॉपलिंग का केस होगा तो ये जस्ट इस पॉइंट के अबाउट उठ रहा होगा, उस केस में फ्रिक्शन आप इस पॉइंट से बनाओगे, बट जनरली हम फ्रिक्शन को दिखाते हैं यहां पर बनाकर। ठीक है। आप वहां पर भी बना लोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, बट जनरली हम यहां शो करते हैं, बट यहां शो करना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन के पास। क्यों? क्योंकि अगर आप टॉपलिंग का डायग्राम देखो, दिस टॉपलिंग इज हैपनिंग अबाउट दिस पॉइंट। तो जिस समय वो घूमेगा, जिस समय वो घूमेगा, ठीक है, तो उस समय वो यहां पर कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है। कोई बात नहीं, आप वहां पर भी बना लोगे तो आंसर विल बी सेम। नाउ राइट द टॉर्क। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दीजिए। mg का टॉर्क विल बी जीरो, फ्रिक्शन का टॉर्क विल बी जीरो, ए एन का टॉर्क ये रहा, और एफ का टॉर्क ये रहा। हाथ से घुमाकर देख लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मुझे इसे, बेटा देखना यहां पर वापस से, अगर मुझे इसको ऐसे घुमाना है तो व्हाट शुड बी द कंडीशन, दिस शुड बी मोर, दिस शुड बी लेस। और वी कैन से दैट अगर हम टॉर्क लिख ही दें मैग्नीट्यूड, तो ये एफ है और ये दूरी कितनी है, एच। तो एफ एच शुड बी ग्रेटर देन दिस दूरी इज हाउ मच, बी। एन बी बाई टू, एन बी बाई टू। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो n will be equals to mg. What does this mean? fh should be greater than mg b by 2. This is the condition for toppling. लिमिटिंग केस में बराबर होगा, लिमिटिंग केस में बराबर होगा, जस्ट बराबर होगा। तो
In other words, we can also say that this is a kind of destabilizing torque, पलटने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस कैन बी सेड दैट उसको पलटने से बचाने की कोशिश कर रहा है, स्टेबलाइजिंग टॉर्क। ढंग से देख लो, कुछ पूछना हो तो बताओ। ध्यान बस यही रखना, नॉर्मल रिएक्शन कोने में लगेगा टॉपलिंग के केस में। नॉर्मल रिएक्शन कोने में लगेगा टॉपलिंग के केस में। क्यों ऐसा होता है ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। शिफ्ट होते 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 नॉर्मल रिएक्शन एकदम कोने में शिफ्ट हो जाता है। अरे जो सरफेस कांटेक्ट में रहेगा वही ना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा बेटा। जो हवा में उठ गया वो तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाएगा ना। डायग्राम दिखाते ऐसे हैं, क्यों दिखाते हैं ऐसे, क्योंकि बार बार टेढ़ा वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे ना। दैट्स वाई ये शिफ्टिंग दिखा रहे हैं हम। नॉर्मल रिएक्शन जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओ वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि टॉपल कर जाएगा। कुछ पूछना आपको यहाँ तक? नहीं? देखें फिर क्या समझ में आया। Suppose this is my triangular lamina. The side of this equilateral lamina is A. We have applied a force along this. Find the minimum value of F for which the object will topple. कोशिश करिए। Mass is m।
सॉल्व करके आंसर बताइए बेटा। mg/√3, let's say this. So, so first of all, at the time of toppling, we need to draw FBD. टॉपलिंग के टाइम का अगर आप FBD बनाएंगे तो mg तो इधर ही ऐसा लग रहा होगा, ठीक। फ्रिक्शन इधर ऐसा लग रहा होगा, बट नॉर्मल रिएक्शन हमने यहां बनाया होगा और ये हमने यहां बनाया होगा, तो ये दिख रहा है आपको। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को कंजर्व कर देंगे, मतलब टॉर्क लिख देंगे, फ्रिक्शन और mg का टॉर्क 0 हो जाएगा। दिस विल बी लाइक दिस। और ये कैसे रोटेट कर रहा होगा, ऐसा। नाउ comes the maths. Since this is an equilateral triangle, ठीक है, तो ये वाली हाइट कितनी आती है बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल में, याद होगा तो √3/2 a, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स निकाल लेना, ये 60 डिग्री है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, f इंटू a, ठीक है, √3/2a, f इंटू √3/2a। मिनिमम पूछा है ना हमने, कंडीशन क्या निकाला था, f शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो मिनिमम के लिए क्या होगा, जस्ट बराबर होगा, should be equals to n into a/2. Now, n should be equals to mg और √3 इधर आएगा। वेरी गुड, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है बेटा, आंसर तो चलो आ गया, अच्छी बात है, गुड। ये डायग्राम आपका बना सही सही, ये बताइए। अगर ये डायग्राम बन गया सही सही तो नो इश्यूज, तो कोई सा भी टॉपलिंग हम कर लेंगे। वेरी गुड, डायग्राम बस देखना है, ये ध्यान रखना है नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, बस हो गया काम। बना लीजिए, फ्रिक्शन बना लीजिए, ठीक है, फ्रिक्शन बिल्कुल बना सकते हैं। जेई वालों को तो बनाना ही चाहिए, नीट वाले छोड़ सकते हैं, जेई वालों तो को बनाना चाहिए फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज है कि बिना फ्रिक्शन का क्या होगा, सोच सकते हो आप, कोई भी चीज अगर आप पुश करोगे टॉप पर तो बिना फ्रिक्शन का वो स्लिप कर जाएगा, नहीं, फिसल जाएंगे हम। जैसे हम भी चलते हैं तो पैर फिसल जाता है ना स्मूथ सरफेस पर, तो वो टॉपल ना करके वो फिसल जाएगा, इसीलिए वो बनाते हैं हम, ठीक है। चलिए, सो टॉपलिंग में इतना ही है, कभी एफ यहां लगा देगा, कभी एफ बीच में लगा देगा, कभी इधर लगा देगा, तो टॉपलिंग में इतना ही है। इस पर फिर क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट्स एंटर इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ रोटेशन, एंड व्हाट इज दैट, impulse momentum equation।
कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर रोटेशन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखा है, बगल में लिख लेना, रिवाइज कर लेना है लीनियर वाला। ठीक है, थोड़ा सा लीनियर वाला अभी आज हम यूज भी करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब जब हम इम्पल्स मोमेंटम फिर से लिख रहे हैं, तो सर वहां क्यों नहीं पढ़ा दिया? यहाँ पर इम्पल्स का मतलब है एंगुलर इम्पल्स, और मोमेंटम का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। तो कोलिजन वाले केस में हमने क्या पढ़ा था? ये दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे में क्या ट्रांसफर करती हैं? इम्पल्स, याद हो तो। ठीक है, एक बॉडी सीधा, एक बॉडी सीधा। कोई रोटेशन वोटेशन हमने नहीं पढ़ा था, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना बेटा। जैसे मान लो एक रॉड अगर ऐसा रखा हुआ है और इस पर कुछ आकर टकरा गया, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि ये खाली सीधा ही घूमे, है ना? ये टेढ़ा भी ऐसा हो सकता था ना, याद करो। तो जब ये सीधा जाता तो वो लीनियर मोमेंटम का केस था, जब ये टेढ़ा जाएगा तो वो एंगुलर मोमेंटम का केस होगा। बस दो पार्ट में तोड़ लेंगे, आंसर बन जाएगा। तो लेकिन उसके पहले हमें ये जानना होगा कि ये एंगुलर इंपल्स हम लिखते कैसे हैं। एंगुलर मोमेंटम तो लिखना सिखा दिया। ठीक है। तो फर्स्ट वी विल नोट अबाउट एंगुलर इंपल्स। सो व्हाट वाज नॉर्मल इंपल्स, लीनियर इंपल्स? क्या था नॉर्मल लीनियर इंपल्स? Large force acting on small duration of time. Large force acting for small duration of time. तो चूंकि सब कुछ रिलेटेड होता है, तो यहां पर क्या लिखोगे? दिस। व्हाट विल बी द डेफिनेशन? लार्ज टॉर्क acting for some, yeah, small duration of time, causing finite change in angular momentum. Causing finite change in angular momentum. रिवाइज कर लेना, यही सही मौका है। Now, linear impulse was written by I। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब चूंकि I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो हम लीनियर इम्पल्स को I1 I2 I3 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो सकता है ना। तो I1 I2 I3 ऐसा लिखेंगे impulse to distinguish it from moment of inertia. Now, the angular impulse is given by J. Angular impulse is given by J. Angular impulse is given by J. Now see this. Since we can write torque vector as R cross F, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बॉडी अगर जाकर कहीं पर टकराती है तो एक ही जगह टकराएगी? ऐसा थोड़ी कि 10 जगह टकरा जाएगा। एक पार्टिकल एक ही जगह टकराएगा। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आप इसका डिस्टेंस लिखोगे परपेंडिकुलर वाला, तो इट विल रिमेन व्हाट? सेम। ठीक है।
तो मतलब क्या है कि आर इसमें क्या होगा, कांस्टेंट। एफ डी टी डॉट नहीं है वो, इनटू है। और एफ डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर इम्पल्स। So this is not into, this is cross. R cross linear impulse will give you angular impulse. दिख रहा है आपको अब रिलेशन? फोर्स क्या था, फोर्स फोर्स था, टॉर्क क्या था, आर क्रॉस एफ। मोमेंटम मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम क्या था, आर क्रॉस एम वी या आर क्रॉस पी। और अभी इम्पल्स इम्पल्स था, एंगुलर इम्पल्स क्या है बेटा, आर क्रॉस आई। तो एक चीज यहां पर समझो कि बेसिकली ये जो घुमाने वाली चीज है, ठीक है, ये जो घुमाने वाली चीज है वो ऑलरेडी जो आपने फिजिकल क्वांटिटी सीखी उसी से रिलेटेड है। और ठीक है, बस उसका रोटेटिंग इफेक्ट बताती है ये। जैसे फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट कौन बताएगा, टॉर्क। मोमेंटम का रोटेटिंग इफेक्ट एंगुलर मोमेंटम। और इंपल्स का रोटेटिंग इफेक्ट एंगुलर इंपल्स। इतना तो समझ में आ गया होगा। नाउ दिस आर क्रॉस आई, अगर हम थोड़ा सा और फर्दर जाएं और मैग्नीट्यूड लिखने की कोशिश करें तो वी नो दिस, या तो आर परपेंडिकुलर इंटू आई। इसमें दूसरा वाला नहीं लिखते हैं, आई परपेंडिकुलर इंटू आर, बस यही लिखते हैं, ठीक है। तो यही लिखो। कैसे बोल सकते हो, आर क्रॉस आई विल बी आर इंटू आई इंटू साइन थीटा, r sin theta into I, and r sin theta will be r perpendicular. This is how we wrote it, magnitude. ध्यान रखना है, r1 नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए वी रिक्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। तो पहले तो ये बताओ, मैग्नीट्यूड लिख लोगे? मैग्नीट्यूड लिख लोगे? तो अगर आप मैग्नीट्यूड लिख लोगे तो लेट अस मूव ऑन टू द ओरिजिनल सेक्शन which is called impulse momentum equations, impulse momentum theorem. तो impulse momentum theorem says that in linear impulse momentum, linear line में, ये ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने, इनिशियल मोमेंटम प्लस impulse will give you final momentum, याद है? नया क्या होगा सर, नया ये होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस impulse will give you final angular momentum. जस्ट सेम है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे।
बेटा क्वेश्चन इज वेरी इजी, बहुत आसान आता है। अगर आपने लीनियर मोमेंटम अच्छे से करा होगा ना, ये लीनियर वाला, इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है। ठीक है, नोट हो गया। चलो एग्जाम्पल से इसको समझो। मान लो एक रॉड रखा हुआ है टेबल पर, ठीक है, और आपने उस रॉड पर एंड पॉइंट पर इम्पल्स दिया। ठीक है, इम्पल्स दिया, देखना एक बार इम्पल्स का कैसे आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये रॉड टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कैरम खेला है, कैरम? हाँ, कैरम। वैसे ही मान लो अगर आप इसके एक कोने पर कैरम वाला हिट करते हो, तो ये क्या होगा बेटा? ये जो रॉड आपने इस तरीके से रखा है, इस पर एक कोने पर हिट करते हो तो ये आगे भी जाएगा और घूमता भी जाएगा। ये समझ में आता है आपको? तो अगर ये इनिशियली रेस्ट पर है, जब आप इंपल्स दोगे तो व्हाट विल हैपन? इसकी एक आगे की तरफ वेलोसिटी आएगी, ठीक है, और एक रोटेशन आएगा। अरे नीचे मारोगे, देखो नीचे ऐसे मारोगे तो ये ऐसे घूमेगा, उधर से मारते तो उल्टा घूमता। इधर इंपल्स दिया है तो इसको ऐसे घुमाएगा ना बेटा, इस पॉइंट के अबाउट। देख भी लो, जैसे मान लो इसकी दूरी क्या होगी, L/2। तो R×I, R×I इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए मैंने ओमेगा का डायरेक्शन वैसा बनाया। फाइन। इनिशियल तो रेस्ट में ही है, कुछ नहीं है। तो बताओ, प्रॉब्लम समझ में आया? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, या क्वेश्चन क्या है? यू आर गिवन विथ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, एंड उसके कोने पर आपने एक इंपल्स लगाया। तो पूछता है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी एंड ओमेगा ऑफ दिस रॉड। ठीक है, तो मान के चल रहे हैं कि ये इनिशियली रेस्ट पर है। Impulse is given at one end of rod. तो if I ask you to write लीनियर वाला इक्वेशन, लिख सकते हो क्या? देखना एक बार, लीनियर वाला इक्वेशन। इनिशियल मास m, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। According to this formula, initial momentum plus impulse will give you final momentum. So can we write this? Initial momentum is what? 0. Initial impulse is what? I1. And final momentum is, इसको हटाकर क्या लिखेंगे हम? m टाइम्स VCM। बताओ, समझ आता है ये? काटना नहीं। So what will be my equation? 1, I1 is equals to m times VCM, which implies what? एक लाइन में आंसर आ गया, VCM is equals to I1 by m. Can you do for the next one? कोशिश करिए बेटा, कोशिश करिए। प्लीज ट्राई इट, कोशिश करिए।
तो घूमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इनिशियली ओमेगा जीरो है, इनिशियली ओमेगा जीरो है, तो आई ओमेगा क्या होगा, जीरो। आर क्रॉस एम वीसीएम वो भी जीरो होगा क्योंकि इसी के अबाउट वीसीएम है, प्लस एंगुलर इंपल्स जे कैसे लिखोगे, आर क्रॉस आई वन, मतलब आर परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये दूरी कितनी होगी, पूरा दूरी एल है, तो ये एल बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एल बाई टू इंटू आई वन, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आई ओमेगा। आई कौन सा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई की जगह हम क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12। ये रहा आपका ओमेगा का आंसर। 6I1 अपॉन एम एल इज इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है ना। नीट या फिर जेई में किस तरीके के सवाल आते हैं, तो इसी तरीके का कंडीशन आपको दे रखा होगा, यही सेम दे रखा होगा। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क यू, दिस इज रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। आपसे ये पूछेगा, फाइंड द डिस्टेंस traveled by the center of mass while the rod completes one revolution. अब its center of mass, तो ये मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। Find the distance traveled by the center of mass while the rod completes one revolution. क्या बोलता है, रॉड ऐसा था, आपने इम्पल्स दिया तो ये ऐसा घुमा होगा, फिर ऐसे घुमा होगा, फिर ऐसे हुआ होगा, ऐसा करते करते ये वापस से पूरा इस तरीके से घूम गया होगा, पूरा घुमा। ठीक है, पूरा घुमाया मैंने। तो अगर कोई चीज वापस से पूरा घूमती है, थीटा इज हाउ मच, 2 पाई, ओमेगा इज हाउ मच, 6I1 ml। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रोटेशन, 2 पाई डिवाइडेड बाय 6I1 अपॉन ml, ml ऊपर चला जाएगा। Now, after finding the time, tell me what will be the value of x center of mass? एक्सेलरेशन है नहीं, तो v सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम t। क्या निकाला तुमने v सेंटर ऑफ मास, I1/m पुट कर दो, इनटू टाइम t, t ऊपर निकाला आपने, 2 पाई ml अपॉन 6I1। m से m गया, I1 से I1 गया, 2 से 3 गया, कितना टाइम लगेगा, πL/3। आपको भी मौका मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। पहले बोलिए, समझ आया आपको किस तरीके से इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से या फिर रोटेशन को किस तरीके से काइनेमेटिक्स से लिंक किया जाता है, बोलिए, कोई दिक्कत।
ऐसा कोई लाइन जो नहीं समझ में आया हो? नहीं। चलिए, अब आप बनाएंगे क्वेश्चन को। सेम सवाल है, थोड़ा सा अलग। तो पहले तो मुझे ये निकाल कर बताइए, एकदम रिपीट करना है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। अगर ये रॉड m मास का है, l लेंथ का है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द फाइनल ओमेगा एंड फाइंड द फाइनल सेंटर ऑफ मास। ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट, प्लीज डू इट अगेन। प्लीज डू इट अगेन। और वो करने के बाद द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ रॉड आफ्टर टाइम t is equals to pi ml by 12 I 1। करिए। एंगुलर ओरिएंटेशन का मतलब समझ में आया बेटा? ये जब रॉड घूम रहा होगा, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा आगे चलकर, फिर थोड़ी देर बाद ना ऐसा होगा आगे चलकर। तो ये एंगल बताना है, ये एंगल बताना है, थीटा। कितना घुमा इनिशियल पोजीशन से वो। तो ओमेगा आ गया होगा हमारा 6I 1 by ml। सोचिए, दिमाग पर थोड़ा जोर लगाइए। डन। अरे यहाँ पर कोई अल्फा वल्फा का तो चक्कर है नहीं, है ना? अल्फा वगैरह का कोई इशू नहीं है, जीरो है। डायरेक्ट लिखिए, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ओमेगा आपने पहले निकाल रखा है, 6I 1 अपॉन ml।
टाइम दे रखा है पाई ml/12 I1। I1 से I1, M से M, L से L और 6 से 2, इट विल बिकम पाई/2। इनिशियली अगर ऐसा है तो इस टाइम पर रॉड कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। पाई/2 का तो यही मतलब हुआ ना बेटा। ये अगर 90 डिग्री इस तरीके से घूम जाए तो 90 डिग्री तो ये हुआ। बट यही है कि थोड़ा सा आगे भी बढ़ा होगा, इसलिए वहां पर नहीं बनाते हैं, अलग से बना लेते हैं। 3, suppose there is a point called P at a duri of L/6, then find the velocity of point P. Find the velocity of point P at this moment. Find the velocity of point P at this moment. एकदम सिखाया, ये पढ़ाया मैंने आपको, नहीं पढ़ाया? Find the velocity of point P at this moment. टफ है, टफ है, मैं मान रहा हूं ये टफ है, पहली बार के लिए तो टफ है। पहली बार के लिए, दूसरी बार के लिए नहीं। सोच पाए हम? कैसे निकालेंगे ये बताओ? कैसे निकालेंगे ये सोच पाए हम? इस पॉइंट पी की एक वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, VCM वाली, और चूंकि ये रोटेट कर रहा है तो एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर में आएगा, L ओमेगा, R ओमेगा जिसको हम लिखते हैं, याद करो, सिखाया कि नहीं सिखाया? L/6 ओमेगा, दोनों का वेक्टर सम कर दीजिए, यू विल गेट योर वेलोसिटी। समझ में आई ये जो पूछा? ये बताओ। पॉइंट पी की दो वेलोसिटी होगी, ऐसा थोड़ी है वो फिक्स रोटेट होगा, आगे भी बढ़ रहा है ना बेटा। तो एक आगे की तरफ जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, क्यों सेम होगी दोनों? क्योंकि अगर सेम नहीं हुआ तो वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। और इधर वाले का क्या होता है? अगर वो रोटेट कर रहा होता है तो आर ओमेगा, आर का वैल्यू कितना है? L/6। L/6 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कीजिए, 6I1/ml, 6 से 6 चला जाएगा, L से L चला जाएगा, क्या आएगा? I1/m। और VCM का वैल्यू ये भी वही आया था, दोनों का वेक्टर सम कर दीजिए, दैट विल बी योर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। तो √2 टाइम्स I1/m, सेम ही है ना दोनों, तो ये 45 डिग्री पर आएगा। वेक्टर में सीखा आपने, दो वेक्टर 90 डिग्री पर अगर होगा, सेम होगा, तो उसका रिजल्टेंट 45 डिग्री पर आएगा। तो ये बढ़िया सवाल, पुराना भी चीज पूछ लिया, नया भी चीज पूछ लिया, काइनेमेटिक्स का भी चीज पूछ लिया, नया भी पूछ लिया, तो ये सारी चीजें सवाल को टफ बनाती हैं। मुझे कुछ रिपीट करना हो तो बताओ, ऐसा कोई लाइन जो नहीं समझ में आया हो। ऐसा कोई लाइन जो नहीं समझ में आया हो।
क्वेश्चन। ये बनना चाहिए यार, प्योर रोलिंग मैंने आपको बहुत बढ़िया पढ़ाया है। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, और इस पर आप एक इम्पल्स लगा रहे हो, I1 पासिंग थ्रू द सेंटर। इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, ठीक है। फाइंड फाइनल वेलोसिटी when it starts rolling without slipping. Mass m, radius r. लीनियर मोमेंटम लिखिए बेटा। लीनियर मोमेंटम Pi plus impulse will give you final momentum. So initially it is at rest. This becomes zero. Final momentum m into VCM, which implies VCM is equals to I1 by m. Li plus J will be giving you final angular momentum. So initially it is at rest. Final इस पॉइंट के अबाउट अगर आप लिखो तो ICM into ओमेगा। नाउ दिस J क्या होता है बेटा? R क्रॉस I1। नाउ R और I1
के बीच में कोई दूरी ही नहीं है। दिख रहा है आपको? आर परपेंडिकुलर आई वन में आर परपेंडिकुलर इज व्हाट? जीरो, बिकॉज इट इज पार्टिंग थ्रू लाइन ऑफ एक्शन, विच मींस दिस विल बी जीरो, विच इंप्लाइज व्हाट? आईसीएम तो जीरो नहीं हो सकता, क्या जीरो होगा? दिस शुड हैव बीन जीरो। ठीक है, तो बेसिकली जब इस पर इंपल्स लगा, तो ये कैसे मूव करने लगा? वीसीएम से। नाउ आफ्टर सम टाइम it will do pure rolling as per question. ये तो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होमवर्क में? नहीं? देखो तो, है क्या सेम होमवर्क? एक सॉलिड स्फीयर वीसीएम वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। सॉलिड स्फीयर, सेम, कुछ अलग नहीं, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा था। क्या था वो एक स्टेप एक्स्ट्रा? कि वो कहां से शुरू करेगा या फिर किस कंडीशन से शुरू करेगा। ठीक है, इंपल्स लगने के बाद उस वो किस कंडीशन से शुरू करेगा, दिस इज योर एक्स्ट्रा स्टेप। देखा आपने दो क्वेश्चन को कैसे जोड़ा? दिस वन इज एक्स्ट्रा स्टेप। अरे जैसे इंपल्स मारोगे वैसे ही प्योर रोलिंग नहीं करेगा ना, ये लिख के दिया है इसने। जब क्वेश्चन में ये लिख के दे दे कि इंपल्स लगाया और प्योर रोलिंग करने लगा तुरंत, तो भी यहां पर प्योर रोलिंग मान लेंगे हम यहां पर। बट क्वेश्चन तो नहीं बोल रहा है ना कि इंपल्स लगाया और प्योर रोलिंग करने लगा, तो इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, इंपल्स लगाने के बाद जो वेलोसिटीज आएगी वो लिख लेंगे, और फिर जैसे पुराना क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर देंगे। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कंजर्व कर दीजिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर 5/7, सेम आंसर आएगा। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस, होमवर्क 2। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस ना, होमवर्क 2। ये बताओ, कुछ पूछना है या समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? प्लीज टेल मी। ये टफ पार्ट है, लास्ट वाला तो टफ ही होता है ना बेटा। चलो, तो अब बारी आती है कि आपने क्या सीखा। आज जो मैंने आपको क्लास कराया उसमें आपने क्या सीखा? क्वेश्चन नोट करो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप खाली क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है। तो सपोज इसका आई दिया हुआ है, इसका एम दिया हुआ है, इसका आर दिया हुआ है। ठीक, और इस बार इम्पल्स सेंटर ऑफ मास पे ना लगकर वी आर अप्लाइंग इट हियर। ये दूरी जो है दिस इज एच, ये दूरी इज एच। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड the velocity, find VCM and omega about center of mass। निकालिए, इम्पल्स मोमेंटम वाला इक्वेशन लिखिए और बताइए VCM और ओमेगा क्या आएगा, जैसे रॉड के लिए लगाते थे वैसा।
टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी सी एम एंड ओमेगा। मैं तो आपको स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ, यही स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ, ये जो इस तरीके का सवाल कैसे सॉल्व होता है, इसके स्टेप्स लिख कर दे रहा हूँ। तो ये है स्टेप नंबर वन, फाइंड दिस। तो फाइंड दिस, हो जाए तो बता देना। अरे आपने कुछ सवाल पूछा था लास्ट वाला, कौन सा लास्ट वाला? मैंने देखा नहीं। कौन सा लास्ट वाला बेटा, ये या ये? ये रॉड वाला, ये समझाना है? अच्छा, तो देखो इसको। अरे ये करा रखा है आपको, देखो अभी मैं बताऊंगा तो अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, याद है? डे वन में जब मैंने आपको ये बोला था कि हम रोटेशन अलग से देखते हैं और लीनियर वाला अलग से देखते हैं, तो सपोज अगर इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये होगी, तो लीनियर वाली वेलोसिटी इसकी क्या आएगी, सबकी सेम। लीनियर वाली वेलोसिटी इसकी क्या आएगी, सबकी सेम। अभी याद आ जाएगा आप। अगर ये साथ साथ ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या आती है बेटा, L/2 ओमेगा, याद आया? इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, R ओमेगा। तो अगर मुझे दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर मुझे दोनों का जोड़ना है कैसे जोड़ोगे, ये VCM, ये L/2 ओमेगा, इन दोनों का वेक्टर सम, याद आया? ये बताओ। याद आया ये चीज? वेरी गुड। तो अगर ये याद आ गया तो मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट के जगह अगर मुझे इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, ये तो वही रहेगा। और ये ओमेगा वाला जो है ये क्या होगा, ये वाली दूरी इंटू ओमेगा। नहीं, ये समझ आया हमें? इस पॉइंट की जगह इस पॉइंट का अगर मुझे वेलोसिटी निकालना रहता तो इस तरीके से हम निकालते। ये समझ आता है ये वाला जो अभी दूसरा वाला बोला? चलो, तो यही तो किया है यहाँ पर, और क्या किया है। जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो ये आगे बढ़ रहा होगा, VCM, और इसके पास एक रोटेशन वाला भी होगा वेलोसिटी, उसकी वैल्यू क्या होगी, R ओमेगा। R का वैल्यू कितना है, L/6 इंटू ओमेगा। अब समझ आया? सेम ही है सवाल, दोनों अलग क्या है। ठीक है।
चलो करो इसको अब। लीनियर इम्पल्स का इक्वेशन लिखो, एंगुलर इम्पल्स का इक्वेशन लिखो अबाउट सेंटर ऑफ मास, और बताओ VCM और ओमेगा क्या आएगा। लीनियर इम्पल्स लिखो। इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स gives you final momentum PF, चूंकि इनिशियली रेस्ट पर है तो 0, इम्पल्स इज I1, फाइनल मोमेंटम इज, हमने VCM माना है, M into VCM. So what will be the value of VCM? I1 upon M. लीनियर मोमेंटम का काम खत्म। अब एंगुलर मोमेंटम लिखो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर इम्पल्स विल गिव यू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। चूंकि वो रेस्ट पर है शुरू में, ना ही ओमेगा है ना ही VCM है, फिर 0। क्यों 0 लिखा? ओमेगा इनिशियली 0, V इनिशियली 0, इसीलिए वो 0। ना ही I ओमेगा आएगा ना ही RM VCM आएगा। ठीक है बच्चा। नाउ फॉर J, ठीक है, J, इस बार J 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बार R परपेंडिकुलर का वैल्यू H है। तो J इज व्हाट? R परपेंडिकुलर इंटू I1, और R परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? H। तो लिख दो H इंटू I1 इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा। इस पॉइंट के अबाउट R क्रॉस MVCM वाला नहीं आएगा ना बेटा, बस I ओमेगा लिखोगे, सिर्फ रोटेशन वाला आएगा एंगुलर मोमेंटम। Now tell me what will be the value of omega? H into I1 into I center of mass. I center of mass. हो गया खत्म सवाल, पार्ट 1। पार्ट 2, स्टेप 2। Find the value of H such that the object starts pure rolling from the beginning itself। शुरू से ही वो प्योर रोलिंग करने लगा, मतलब आपने इंपल्स दिया और प्योर रोलिंग करने लगा। पिछला क्वेश्चन क्या था? आपने इंपल्स दिया और कुछ देर के बाद प्योर रोलिंग किया। तब हमने क्या किया कि पहले हमने इंपल्स से इनिशियल वेलोसिटी निकाली और फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल टॉर्क कंजर्व करते हैं वैसे कर दिया। लेकिन इस बार डायरेक्ट लिख के दे दिया क्या, कि जैसे ही आपने इंपल्स लगाया वो प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देता है। व्हाट डज दिस मीन? सोचिए थोड़ा सा। इस बार आफ्टर सम टाइम नहीं बनाएंगे, एट सेम टाइम, जस्ट आफ्टर गिविंग इम्पल्स। तो ये आपका VCM है, ये आपका ओमेगा है, ये आपका रोड है।
कंडीशन लिख दीजिए प्योर रोलिंग का। दिस इज आर ओमेगा, दिस इज VCM। VCM माइनस आर ओमेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी और इस पॉइंट की वेलोसिटी और क्या होती है, जीरो। VCM minus R omega is equals to zero. Therefore, VCM is equals to R omega. VCM is equals to R omega. मजा आ गया? VCM तुमने निकाल रखा है, ये रहा। ओमेगा तुमने निकाल रखा है, ये रहा। VCM और R ओमेगा को बराबर कर दो, कर दो। I1 by M is equals to R times ओमेगा, जो भी आपका ओमेगा आया, H I1 divided by I center of mass। काटापीटी करिए और आंसर पाइए। So what will be the value of H? I center of mass into R, sorry, I center of mass divided by MR। I center of mass divided by MR। ये समझ आया? ये बताओ, did you get it? इस सवाल में और इसके पिछले सवाल में डिफरेंस क्या था, वो समझ में आया? पिछले सवाल में आपने इंपल्स लगाया, उसने वेलोसिटी एक्वायर करी और सवाल बोला कि आफ्टर सम टाइम इट डज प्योर रोलिंग। तो फिर हमने इनिशियल वेलोसिटी निकालने के बाद टॉर्क कंजर्व किया और फिर फाइनल वेलोसिटी निकाला। ये सवाल, ये सवाल में बोला आपने इंपल्स लगाया और वो प्योर रोलिंग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब इंपल्स के जस्ट बाद जब आपने वेलोसिटी निकाली, उसी वेलोसिटी को हमें प्योर रोलिंग के कंडीशन में अप्लाई करना है, तो उसी को मैंने अप्लाई किया, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये फर्क है दोनों सवाल में। तो सवाल ढंग से पढ़ना है कि कौन सा वाला पूछा है। तो मुझे ये फटाफट बता दो, ठीक है। रिंग होगा तो एच क्या आएगा, डिस्क होगा तो एच क्या आएगा, ठीक है। शेल होगा तो एच क्या आएगा, और स्फीयर होगा तो एच क्या आएगा, एच। आई वांट द वैल्यू ऑफ एच। आई वांट द वैल्यू ऑफ एच। एम आर स्क्वायर रखोगे तो आर, एम आर स्क्वायर बाय 2 रखोगे तो आईसीएम का वैल्यू mr² by 2, तो r/2, 2/3r, 2/5r। कुछ पूछना है आपको, ये बताओ, किसी को भी कुछ पूछना है? 2 masses are connected by लाइट रॉड, हल्का रॉड, हल्का रॉड मतलब जिसका मास नहीं आएगा। दिस इज एम, दिस इज एम, दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इस पार्टिकल पर इंपल्स दिया गया I1 का, ठीक है। इस पार्टिकल पर इंपल्स दिया I1 का। द क्वेश्चन इज फाइंड
एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। वही सवाल है यार। आपको अगर दिक्कत हो रहा है हॉरिजॉन्टल में तो इसको वर्टिकल कर लो। डिस्कनेक्टेड बाय लाइट रॉड, यू आर गिविंग impulse, find angular velocity। दूरी एल लिख लो, एल आर जो दिखना है, दूरी इज एल। वैसे ही होगा, अलग क्या होगा। इतना तो दिमाग में आ ही गया होगा ना, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए वी रिक्वायर व्हाट, दिस वन, एंगुलर मोमेंटम वाला। एंगुलर वाला पोर्शन लिख दीजिए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस इनिशियल एंगुलर इम्पल्स विल गिव यू एल फाइनल। बुद्धि लगाए हम, ये जीरो आया, इनिशियली रेस्ट पर है, ये रहा इनिशियल। फाइनल में कुछ वेलोसिटी और ओमेगा आएगा। व्हाट विल बी द एंगुलर इंपल्स, दिस दूरी विल बी L/2। R परपेंडिकुलर इज L/2 इंटू I1 एंगुलर इंपल्स। लिखा है आपका एंगुलर इंपल्स सही सही। और उसके बाद सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस सिस्टम का रोटेशन। ओमेगा का डायरेक्शन गलत बन गया बेटा, नीचे से अगर इंपल्स लगेगा तो ये ऊपर घूम रहा होगा ना, ऐसा, सॉरी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास कर आंसर में। डन। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों के मासेस की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो इसका एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, आई ओमेगा, आई ओमेगा
तो इसके अबाउट ये पार्टिकल का आई कैसे लिखते हो? mr²। और इसका आई क्या आएगा? सेम, mr²। तो ml²/4, ml²/4 इज इक्वल्स टू L/2 इंटू I1। ml²/4, क्या देगा आपको? ml²/2, L/2 इंटू I1। कैंसिल करिए, L से L, 2 से 2, ओमेगा का वैल्यू विल बी I1 डिवाइडेड बाय ml। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। इसमें कुछ पूछना है आपको, ऐसा कुछ जो आपको नहीं समझ में आया हो, कोई सा भी लाइन? सर इसमें लीनियर वाला क्यों नहीं लिखा? अरे पूछा ही नहीं था, एंगुलर पूछा था तो एंगुलर वाला लिख दिया। अगर मान लो कुछ इक्वेशंस में अननोन रहते तो फिर लीनियर वाला लिखते। पूछा ही नहीं है तो फिर फालतू क्यों लिखेंगे, है ना? कुछ पूछना है आपको? एक टॉपिक और बच गया, कोलिजन। ठीक है। तो अब जब अगली बार जब फिजिक्स शुरू होगी, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट करने के बाद, उसके बाद फिर हम कोलिजन को एक क्लास में, ये आधा घंटा लगेगा, और विल बी डूइंग इट एंड देन वी विल स्टार्ट विद ग्रेविटेशन। ओके। एक क्लास और बच गया, कोलिजन, एंड इट विल बी कंप्लीटेड इन ऑल द सेंस। आज की क्लास से किसी को कुछ पूछना है, ये बताओ, ऑफलाइन ऑनलाइन, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड आज की क्लास से? कोई ऐसा लाइन जो नहीं समझ में आया? आज वाला क्लास इज टफ, मतलब ये जेई मेंस एडवांस्ड, जेई मेंस का टफ वाला और एडवांस्ड, और ये वाला लास्ट वाला इज इजी, इट कैन बी आस्क्ड। कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना है तो आप जा सकते हैं, लीव।